हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज मैं एक और तरीका विकसित भारत को बनाने के लिए लेकर आया हूँ। वो है ज्ञान। ज्ञान से ही हम विकसित हो पाएंगे। जब जब हम नॉलेज पर काम करते हैं अपनी, तब तब हम विकसित की तरफ जाएंगे। और हमेशा हमें ये ध्यान देने के लिए हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है, हर स्तर पर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो। हमें सिर्फ आगे बढ़ना है और विकसित भारत बनाना है। तो एक नया तरीका ये है कि 6th क्लास की NCERT जो बुक है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान फर्स्ट, कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक है ये। अब आप ये कहेंगे कि ये पुस्तक क्यों पढ़ा रहे हैं टोपी वाले सर या टोपी वाले भैया। ये पढ़ाने का मुद्दा इसलिए है कि जब हमने ये बुक 6th क्लास में अब से कई साल पहले पढ़ी थी, उस समय रटंत विद्या, कभी भी, आपको भी पता है, कभी भी वो समय, वो बच्चे की मेंटलिटी इतनी कमज़ोर होती है कि वो इंटरलिंक नहीं कर पाता है किसी भी कारण से, खुद के कारण से, या उसका परिवेश वातावरण ऐसा नहीं बन रहा होता है, इस वजह से भी। तो हम ये अपने आसपास ये देखते हैं, जब भी हम मतलब आज मैं समझ पा रहा हूँ ये बातें कि 6th क्लास का बच्चा जब ये बुक पढ़ेगा तो वो अपनी क्लास को पास करने के लिए ही पढ़ेगा, बस। इसके अलावा और कुछ उसका मोटिव नहीं रहता। या इससे बढ़कर कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या पीसीएस, यूपी पीसीएस की, उत्तराखंड, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस की कर रहा है, तो इन किताबों को पढ़ता है। क्या आप सोचो कि एक 6th क्लास पास करना ही जीवन है? क्या एक परीक्षा ही पास करना जीवन है? या यूपीएससी हो या पीसीएस हो, क्या वही जीवन है? क्या इन पुस्तकों में जो ज्ञान लिखा है, इतने बुद्धिजीवी लोगों ने इन पुस्तकों को बनाया है? हमारी जो सरकार तंत्र जो काम कर रही है, वो जो करती आई है आज भी और पहले भी, उन्होंने इतना ज्ञान यहाँ हमें दे दिया है। और इसमें ऐसा ज्ञान है जो हमारे जीवन में काम आने वाला है। जब हम ज्ञान को अर्जित करते हैं किसी परीक्षा को पास करने के लिए या किसी क्लास को पास करने के लिए, तो वहाँ तक सीमित नहीं रहना। हमें हमें उस मानसिकता, कुपोषित मानसिकता से आगे बढ़कर सोचना है। हमें देश के लिए पढ़ना है, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को वो सब चलते चलते, बैठते उठते बता दें नॉलेज, और उनको किताब उठाने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि हमें ये ही लागू करनी है अपने जीवन में। तो मैं अब शुरू करता हूँ कि देखो, ये बुक है, ये जो है, ये किताब का कवर है 6th क्लास का। ऐसे ही हम अपने इतिहास जानेंगे भारत का, ऐसे ही भूगोल जानेंगे, राजनीति विज्ञान जानेंगे, नीति शास्त्र जानेंगे, और भी कई पुस्तकें पढ़ेंगे, नोवेल पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे प्रेमचंद की, और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे उन चीज़ों को। तभी हम विकसित भारत बना पाएंगे। हम सबको इस पर काम करना है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ही भारत को विकासशील से विकसित बना सकता है। शुरू करते हैं। इकाई 1 के अंतर्गत, विषय वस्तु के अंतर्गत, इकाई 1, विविधता यानी डाइवर्सिटी। भारत की डाइवर्सिटी क्या है? पेपर से अलग हटके भारत की विविधता क्या है, भारत को जानना है हमें। तो अपने देश को जानना है, तो हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा विविधता की समझ, विविधता एवं भेदभाव में अंतर क्या है। विविधता है देश की, इसके साथ साथ भेदभाव को समझेंगे कि विविधता कैसे काम करती है और भेदभाव कैसे काम करता है। दोनों साथ में नहीं, इनके अंतर को समझेंगे। इसके बाद हम समझने वाले हैं सरकार। देखो, जिस देश में हम रह रहे हैं ना, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, उस देश की सरकार के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और खासकर जब
जब युवा जिम्मेदारी या भागीदारी निभाएगा विकसित भारत में, तो सरकार क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। सरकार क्या है ये जानने को मिलेगा, साथ ही लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या हैं। इसके साथ स्थानीय सरकार और प्रशासन, स्थानीय सरकार और प्रशासन किस तरीके से काम करता है हमारे भारत में, पंचायती राज, गांव का प्रशासन, नगर का प्रशासन, ये सब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय, आने वाली जो पीढ़ी है उसको बताने के लिए हम सबको ये पता होना चाहिए। घर में एक महिला है, महिला को ये सब पता होना चाहिए, पुरुष को ये सब पता होना चाहिए। जब भी तो कह देते हैं, जब एक माता पढ़ी लिखी हो घर में तो उसका पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा में निपुण हो जाता है। और जब हमारी माताएं पीछे रहेंगी, इस ज्ञान की वजह से ही वो आगे आकर विकसित भारत में अपनी सहभागिता निभा सकती हैं। साथ ही आजीविकाएं जानेंगे, हमारी आजीविकाएं क्या क्या होती हैं, नगर में क्या हैं, नगर में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अपनी आजीविका को पूर्ण करते हैं। ऐसे ग्रामीण शहरी दोनों आजीविकाएं जानने को मिलेंगी। अब हम पहली क्लास शुरू करते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के अंतर्गत विविधता की समझ। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। देखो इसमें हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। हमारा जो टारगेट है वो क्या है? सकारात्मक समावेशी विकसित भारत 2047। अध्याय 1 चैप्टर 1 है, इसके अंतर्गत जो बिंदु है वो क्या है? विविधता की समझ जानने को मिलेगी हमें, असमानता की समझ। विविधता क्या है ये जानेंगे, असमानता क्या है ये जानेंगे, भारत में विविधता किसको कहते हैं, आखिर विविधता है क्या, इसको जानेंगे, विविधता के कारण क्या हैं वो जानेंगे। ऐसे ही लद्दाख और केरल का एक उदाहरण लेंगे और समझेंगे विविधता अलग अलग क्षेत्र में भारत में, उत्तर से लेके दक्षिण, पश्चिम से लेके पूर्व किस तरीके से है। सांस्कृतिक जीवन का इतिहास और भूगोल के गहरा रिश्ता होता है। एक गहरा रिश्ता होता है किसका? सांस्कृतिक जीवन, जो हमारा जीवन है, हम भूगोल से और इतिहास से जुड़े हुए हैं, तभी हम ऐसे हैं, ये जानने को मिलेगा हमें। और साथ ही साथ विविधता में एकता, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, ये सब हम जानेंगे। देखिए अब विविधता की समझ। भारत में धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं, हम सबको पता है। थोड़ा सा जानेंगे, भारत में धर्म, कितने सारे धर्म हैं, रहन सहन, अलग अलग क्षेत्रों में हमारा रहन सहन है, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में। अच्छा, भाषा, कोस कोस पर पानी, वाणी बदले कोस कोस पर पानी, तो भाषाएं हमारी अनेक भाषाएं हैं। त्योहार, पूरा साल छुट्टियों को चला जाता है बच्चों का त्योहारों में ही, त्योहार ही इतने सारे हैं और हर धर्म का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा नहीं है किसी स्पेशल एक ही धर्म का त्योहार मना रहे हैं हम यहाँ पर, नहीं, सारे धर्मों को साथ में लेके चलना है, सारे समुदायों को साथ में लेके चलना है, ऐसा अपना भारत है। आदि भी भिन्न होते हैं, भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक या समृद्ध बनाती हैं। जो भी ये भिन्नताएं हैं ना, ये रोचक और समृद्ध बनाती हैं। ये वो कैसे कि आज हमारे पड़ोस में कचौड़ियाँ बनी है, सुगंध आ रही है, बहुत बेहतरीन कचौड़ियाँ खाएंगे, खाने को मिलेंगी, पड़ोसी हैं खाएंगे, ये समृद्ध रोचक बना रही है हमारे जीवन को। और मज़ा आता है कि कोई अलग पहनावा पहन रहा है तो हम भी उस पहनावे को पहनेंगे। जैसे कोई भी हिमाचल जाता है तो हिमाचल की ड्रेस, राजस्थान जाता है तो राजस्थान की ड्रेस, क्योंकि डेली एक ही काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो बोरियत महसूस होती है, उससे समृद्ध नहीं होता, उससे हम आगे नहीं बढ़ते हैं, विकसित नहीं होते हैं। ये भारत में ही है ऐसा, और अन्य देश में कहीं नहीं मिलेगा, सब कुछ है यहाँ, मजा है एकदम फर्स्ट क्लास। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है, समझ गए? ये भिन्नता जो है ना, इनके कारण ही भारत में विविधता है।
धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि ही विविधता के रूप हैं। ये विविधता के रूप हैं और इसी कारण विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, समृद्ध जीवन बनाती है, बेहतर बनाती है। तो आप समझे विविधता की समझ क्या है? विविधता रहन सहन, धर्म, भाषा, त्योहार, ये सब विविधता के रूप हैं और ये हमें आगे बढ़ाती है हमेशा। अब हमें समझना है असमानता की समझ। असमानता की समझ क्या है? अभी तक विविधता जानी, अब असमानता जानेंगे। भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाने जैसे उदाहरण विविधता का रूप नहीं है। सबसे पहले तो हमें यह क्लियर कर लेना है, भोजन, घर, कपड़े जैसी जो जरूरतें हैं, भोजन, घर, कपड़े जैसी जरूरतें विविधता का रूप नहीं है। ये विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। बल्कि गैर बराबरी, गैर बराबरी यानी असमानता, असमानता का रूप है। कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन, पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं, इसलिए गरीबी और अमीरी, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। विविधता का रूप नहीं है। लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ये अमीरी, गरीबी, कपड़े, भोजन, ये सारा क्या है? असमानता यानी गैर बराबरी का रूप है, ना कि विविधता का रूप है। ये हमें पहले ही क्लियर कर लेना है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था जो चलती आई थी ना पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्था थी वो असमानता का एक रूप थी। अब हमने विविधता देखी और फिर असमानता को जाना। भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं अपने पास। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, बहुत खाना खाते हैं। इडली सांभर हो गया, पाव भाजी हो गई, डोसा हो गया, रोटी हो गया, मटर पनीर हो गया, बहुत खाना है। अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार मना लिए हमने अलग अलग, बहुत त्यौहार मनाते हैं। ईद मनाते हैं हम, हर देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं हम, उनके भी त्यौहार मनाते हैं। गणेश चतुर्थी मनाते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। कोई भी किसी भी धर्म में जाके आस्था रख सकता है, विचार रख सकता है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म किसी से ऊपर नहीं और कोई भी किसी से नीचे नहीं, ये सिर्फ विचारधारा है। आगे, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। ये भारत की विविधता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विविधता के कारण, अच्छा विविधता जो है वो किस कारण हुई हमारे यहाँ, किस कारण से हम एक ही देश में एक ही तरीके का पहनावा, एक ही तरीके का त्यौहार, एक ही तरीके का धर्म, एक ही तरीके की चीजें क्यों नहीं हुई, उसका कारण क्या है वो जानते हैं। देखो, यात्राएं हैं एक, पहला कारण जो है वो है यात्रा। यात्रा से लोग यहाँ आए, हम वहाँ गए, इससे संस्कृतियों का मिलन, मिश्रित संस्कृति पनपी, मिलन हुआ। अच्छा, जैसे खेती करने के लिए, खेती कैसे, जब हम खेती के लिए जाते थे पहले, जब बहुत पहले, अब से 3000 4 5 हजार साल पहले, वहाँ क्या होता था, हम कहीं भी गए हैं, हमें पता ही नहीं है, पहले तो हम फल, जानवर, ये सब खाते थे। और जब जब हम खेती शुरू करी तब जाकर हमें पता पड़ा भाई इस एरिया में ये उग सकता है, इस एरिया में ये कृषि हो सकती है। ऐसे ऐसे करते करते पानी की तलाश में, जमीन की तलाश में यात्राएं शुरू हो गई। खेती, जमीन, व्यापार, इन सब के लिए हमारा आदान प्रदान शुरू हुआ, आना जाना। आपातकालीन स्थिति जैसे सूखा, जब सूखा पड़ जाता था तो हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते थे। अकाल,
युद्ध जैसी चीजों के कारण, युद्ध जैसे कारणों के कारण हम एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। इससे हुआ क्या, नई व पुरानी जगहों के कारण उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में मिश्रण हो गया। क्या हो गया, मिश्रण। भाषा, भोजन, संगीत, धर्म में सब मिलजुल गए आपस में। हमारे शब्दकोशों में भी काफ़ी उर्दू भी आती है, अरबी भी आती है, काफ़ी भाषाएं आती हैं, जापानीज भी आती है, रिक्शा है जापान का है। तो ये सब मिला जुला रूप है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर पड़ता है। ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर पड़ता है, ये कारण है मोटा मोटा जो है। हम क्यों हैं, हम ऐसे, क्या कारण है, हम बजाय किसी से बहस करने के, किसी को भी कुछ गलत बोलने से पहले हम थोड़ा सा ये सोचें ना, आखिर क्यों, ऐसा क्यों। हमारे पास आज सोशल मीडिया है, फ़ोन, सर्च करेंगे सब कुछ मिलेगा, पर वो एक ऐसा समुद्र है, एक ऐसा महासागर है फ़ोन, कि उसमें जो चाहिए ना हमें वो ही देखना है, तब तो हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखो, जब कारण ये हो गए, अब हम समझेंगे लद्दाख। लद्दाख किस तरीके से ऐतिहासिक व भौगोलिक कारणों से लद्दाख की संस्कृति कैसे पनपी, क्या हुआ, ये समझेंगे। तो जी देखिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। जो लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। जैसे ये जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। ये बुक पुरानी है इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में, जो कि आज यूनियन टेरिटरी हैं अलग अलग। पूर्वी हिस्से पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। रेगिस्तान इलाका, पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है, यहाँ पे सॉरी में रेगिस्तान। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, यहाँ खेती ही नहीं हो सकती। खेती नहीं हो सकती तो यहाँ के लोग खाते क्या हैं, यहाँ के लोग पहनते क्या हैं, क्या काम करते हैं ऐसा ही अपनी जीविका के लिए। तो क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, लो जी, खेती नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि बारिश नहीं हो रही। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। बर्फ़ से ढका रहता है ये इलाका, देख रहे हो। पूर्वी हिस्से में रेगिस्तान इलाका है, नंबर 1। बर्फ़ से ढका रहता है, नंबर 2। खेती यहाँ संभव नहीं है, 4। यहाँ बारिश नहीं होती। ऐसी स्थिति है लद्दाख की। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, ठीक है जी। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। गर्मियों में जो बर्फ़ पिघलेगी उसको वो पियेंगे, उस पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं। देखो वहाँ कृषि नहीं है तो भेड़ पालेंगे। पशुपालन वहाँ का मुख्य कार्य है, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना, यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी, याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि यहाँ लोगों का आकर्षण नहीं हुआ। लोगों का आकर्षण हुआ रेगिस्तान के होने के बावजूद भी। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। यहाँ काफ़ी घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचे थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। मध्य एशिया के काफिले गुजरते हुए इस इलाके में पहुंचे थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा।
हमारे यहाँ बौद्ध धर्म आया और बौद्ध धर्म जाने का जो रास्ता है चीन, जापान, मध्य एशिया में, वो है लद्दाख। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। छोटा तिब्बत भी इसे कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। 400 साल पहले, 1600 के आसपास, यहाँ मुसलमानों से परिचय हुआ इस्लाम धर्म से। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा है। केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप और मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। देखो, मुसलमान और बौद्ध, वहाँ के मुसलमान बौद्ध दोनों साथ में गीत गा रहे हैं, केसर सागा, और बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। ये हुई बात लद्दाख की। लद्दाख के बाद आ जाते हैं नीचे अपना प्रायद्वीप भारत, ये हो गया केरल। अब केरल की स्थिति देखो। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में है। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी कोने पर है। ठीक है जी। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्री एरा, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यह है पहाड़ियाँ, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक रहा। देखो, यहाँ से क्या समझने को मिलता है, अपने भारत में सब कुछ है, हमें लूटने की जरूरत ही नहीं है दूसरे घर। जैसे एक परिवार है, एक परिवार में सब कुछ मिल जाए, पैसा भी, थोड़ा सा जीवन यापन के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा संसाधन, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा कर चलना है, क्योंकि विकसित भारत बनाना है। तो आप ये देखो कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी, देखो, चोरी कौन करेगा? दूसरे के क्षेत्र में या दूसरे के घर में कौन जाएगा जिसके खुद घर में कुछ नहीं है। ब्रिटेन के पास छोटा सा ब्रिटेन है, उसके पास क्या संसाधन होंगे? दूसरा ऊपर से बर्फ पड़ रही है, हमेशा बर्फ ही बर्फ, बर्फ 8 महीने बर्फ में ही रहने, 6, 7, 8 जो भी। उसके बाद उनको जरूरत पड़ी कि हमें खाने की आवश्यकता है, हमें संसाधनों की आवश्यकता है, तो वो घर से बाहर निकल गए। और निकलने के बाद वो यहाँ पहुँचे। क्यों आकर्षक क्यों हुए? काली मिर्च, लौंग, इलायची, ऐसे मसाले मिले उन्हें जो जिनका यूज़ करके वो बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकते थे। वो ठंड में क्या करेंगे? मसाले खाने की आवश्यकता होती है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र, ये जड़ी बूटियाँ हैं हमारी, भारत जड़ी बूटियों का देश है। कहते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा था। सोने की चिड़िया वो आज भी है, सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल बदल गया है। आने वाली पीढ़ी हम सबका, कि हमें वापस वहीं पहुंचना है जहाँ से हम चले थे। कोई ज़रूरत नहीं है हमें कहीं भी इधर उधर देखने की। आज भी भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का मतलब सोना ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, यहाँ सब कुछ संपन्न है। ये भारत खंड अपने आप में सर्वश्रेष्ठ संपन्न है, यहाँ कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। अच्छा जी, आगे देखो। तभी तो हमारे यहाँ के जो पूर्वज, जो राजा महाराजा जितने भी थे, वो अपने आप में संतुष्ट हैं। वो दूसरे देश में जाने की इच्छा ही नहीं कर रहे, दूसरे जगहों पर, महाद्वीपों पर जाने की इच्छा ही नहीं कर रहे। क्यों जाएंगे? अरे सब कुछ है यार, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। अरबी और यहूदी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए भारत में। संत थॉमस आए, उसके बाद भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमानों की यहाँ काफ़ी इज्जत थी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, और 1333 में लगभग। तो उस समय उन्होंने ये बताया कि भाई यहाँ पर मुसलमानों की बहुत इज्जत है। क्यों? क्योंकि इज्जत थी, ये भारत है, सबको इज्जत देता है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा 1498 में वहाँ से आए, तब जाकर उन्होंने रास्ता देखा, भारत द्वीप का रास्ता देखा, और यहाँ पुर्तगाली आ गए। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण, ये ऐतिहासिक प्रभाव हैं,
किसी भी क्षेत्र के ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीनावाला कहते हैं उन्हें। चीनावाला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी। तलने के लिए जो लोग करते हैं चीना चट्टी, और जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल बुनते हैं चीनावाला, उसे चीनावाला कहते हैं। और चीना चट्टी बर्तन को। चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। केरल की उपजाऊ जमीन, जलवायु चावल की खेती के लिए उपजाऊ है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। चावल तो खाएंगे ही जलवायु के कारण, मछली खाएंगे समुद्र के कारण, और सब्जी खाएंगे वहाँ का जो जलवायु है उसके कारण। आगे बढ़ते हैं अब। सांस्कृतिक जीवन का इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता। क्या कह दिया? गहरा रिश्ता। कैसे? विविध संस्कृतियों का प्रभाव। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। वर्तमान जो जीवन है ना हमारा, काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जैसे गांवों से निकलकर शहरों में आ रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि शहरों में वो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब हमें मिलता है भारत में। हालांकि फ्री नहीं है, हो जाएगा विकसित भारत के समय पे, पर अपने गांवों से निकलकर ग्रामीण समाज के निवासी शहरों की तरफ पलायन करते हैं, क्योंकि वहाँ सुविधाएं होती हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना होता है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना होता है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर, मेट्रो सिटी जैसे हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, ये कलकत्ता, ये सब, तो वहाँ सब जाते हैं। और इसका कारण क्या है? हमें अपना जीवन जीने का जो आधार है काम के लिए, उसके लिए जाना होता है। हर एक कदम के साथ हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जहाँ नए क्षेत्र में आते हैं, उसका एक हिस्सा बन जाता है। जहाँ हम पहुँचते हैं ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। देखो, हमें जहाँ भी रह रहे हैं, हम आस पड़ोस में अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ के रखे हैं, हम उनसे बातें करते हैं, वो हमसे बातें करते हैं, हम उनके घर जाके खाना खाते हैं, वो हमारे घर आके खाना खाते हैं। यही एक विविधता को समृद्ध बनाती है, और ये ही होनी चाहिए। पर होता अक्सर क्या है, आसपास हमारे, तो आपने देखा होगा, मैंने भी अनुभव करा है कि किसी न किसी पूर्वाग्रह को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर हम अडिग रहते हैं। अडिग बुद्धि की मतलब जड़ बुद्धि, हम उससे ऊपर सोचना ही नहीं चाहते। वो गलत है। ऐसे विकसित भारत नहीं बनेगा। विकसित भारत को बनाने के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ना है। विविधता में एकता। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। भारत की विविधता को, अनेकता को ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी विविधताएं हैं। ऐसा किसने सोचा? अंग्रेजों ने। काफ़ी विविधताएं हैं, इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, एक दूसरे से चाहे वो कितने भी अलग हों, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है विकसित भारत के लिए। मगर लोगों ने दिखला दिया
कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक साथ थे रहेंगे। ये मजबूती है। आने वाले समय में विकसित भारत को विकसित भारत, विकासशील भारत को विकसित भारत में बदलना है तो एकजुट होना होगा। कैसे? विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ। पर इसमें क्या करना है? विकसित बनाने में क्या करना है? हमें अपनी कमियों से लड़ाई लड़नी है। हमें अपनी कमियों पर, कमियों से लड़ाई अपनी, तभी तो हम विकसित भारत बनाएंगे। अपनी कमियों पर काम करके ही हम विकसित भारत बना सकते हैं। अपनी मानसिकता को सकारात्मकता में बदलकर, जो नकारात्मक मानसिकता है हमारी किसी भी समुदाय को लेकर, किसी भी जाति को लेकर, किसी भी पूर्वाग्रहों को लेकर, किसी भी रूढ़िबद्ध धारणा को लेकर, हम इन सब पर जीत हासिल कर सकते हैं। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? जिस समय अंग्रेजों की लड़ाई के दौरान हम सब एक हो गए थे। हम सबको एक होना है और भारत को विकसित करना है, हमको इस पर काम करना है। ये सबसे बेहतरीन लाइन है, बहुत ही बेहतरीन। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, ये हमारे पंडित जी ने बात बोली। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। देखो शब्दकोश देखो, यह बहुत ही गहरी है। सबसे पहले ये जो अनेकता में एकता है, जो हम एक हैं, सबसे पहले तो ये गहरा है, बहुत गहरा, डीप है बहुत, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, मुसलमान भाइयों के अलग विश्वास हैं, सिख भाइयों के अलग विश्वास हैं, सबके अलग अलग समुदायों के अलग अलग पंथ, धर्म, जातियां, दलित हो भाई, या कोई वैश्य हो, कोई बनिया हो, कोई त्यागी हो, कोई पंडित हो, कोई यादव हो, कोई गुर्जर हो, सबके जो विश्वास हैं, जो प्रथाएं हैं, वो स्वीकार करने की भावना है। हम सब एक दूसरे की विचारों को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ पर भारत खंड में, और इसमें विविधता को पहचाना, प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। अनेकता में एकता नेहरू जी के द्वारा दिया गया विचार है, हमारे पूर्वज के द्वारा दिया गया विचार है। हमें उनको याद करते हुए, उनकी परंपराओं, उनके सपने को पूरा करने के लिए